हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टूडियोज। माय नेम इज़ अपूर्वा। आज हम लोग मूल अधिकारों के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। ये बारे में आपको नहीं पता तो आपको क्या पता है। आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स में अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सब एनसीईआरटी के कवर पेज पे हमेशा लिखे हुए मिलते हैं। फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बताए गए थे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बताए गए थे उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1215 में किंग जॉन इसको लेके आए थे। 1215 में किंग जॉन ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट को एक रिटन फॉर्म में लिखा था, प्रेजेंट किया था। उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। इसीलिए फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करूं तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में बताए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए, तो याद रखिएगा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए। अभी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते क्या हैं, उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जस्टिस शुभा राव ने इसको नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट कहा है। इनएलिएनेबल राइट वो राइट्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल जो राइट्स होते हैं। अब इन फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्या है? फंडामेंटल राइट की ज़रूरत आपके इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या वो सस्पेंड नहीं हो सकते? फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। कब सस्पेंड हो सकते हैं? सबसे पहले सस्पेंड हो सकते हैं आर्टिकल 33 के अंतर्गत। आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, उसकी बात करता है, उस केस में सस्पेंड हो सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल 34 जो कि मार्शल लॉ की बात करता है। अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो उस केस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 368 जो बात करता है अमेंडमेंट की, उसके थ्रू हो सकते हैं सस्पेंड। लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी। उस केस में फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड हो सकते हैं। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इमरजेंसी के दौरान कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पार्ट 3 की। अगर मैं पार्ट 3 की बात करूँ तो पार्ट 3 को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। एक हो गया हमारा आर्टिकल 12 और 13 और दूसरी तरफ हो गया हमारा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक। 12 और 13 बात करता है स्टेट और लॉ की, और यहाँ पे आर्टिकल 14 से 35 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहले हमें फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले ये समझना होगा कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या बात करते हैं। हमारा आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट की। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत 4 स्टेट्स बताई गई हैं, 4 टाइप की स्टेट्स बताई गई। सबसे पहली बताई गई है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें इंक्लूड होंगे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन। ठीक है, याद रखिएगा, यूनियन के हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को इसमें इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को इसमें इंक्लूड करेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें भी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इंक्लूड होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं ऑल लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी हमारी कौन सी होगी? जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गई, ये सब हमारी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। 4th नंबर पे आ जाएगा ऑल अदर अथॉरिटीज़। अब ऑल अदर अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं? अदर अथॉरिटीज़ में ONGC आ जाएगा, ये हमारा सेल आ जाएगा, LIC आ जाएगा, ये सब क्या है? ऑल अदर अथॉरिटीज़ है। आर्टिकल 12 में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं। या तो आपके केस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, या तो फिर आपके ऐसे बनेंगे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में कि आप इसमें से बताइए कि कौन सा स्टेट नहीं है। ठीक है, आपको इसमें ये बताना होगा कि कौन सा स्टेट
नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीओ का हो, या फिर आपके इंडियन पॉलिटी के कंटेस्ट में भी। इंडियन पॉलिटी में खैर नेगेटिव ज़्यादा बनते हैं। सबसे कॉमन जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो जैसे एनसीईआरटी के ऊपर बनता है कि एनसीईआरटी स्टेट है कि नहीं है। वैसे एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, पर ये बात कौन से केस में कही गई थी? ये बात कही गई थी चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी के केस में, कि जो एनसीईआरटी है वो स्टेट में नहीं आएगी। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट है कि नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में बोला गया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो अदर अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं है, यानी कि वो भी स्टेट नहीं है। एक और भी क्वेश्चन बनता है इसमें कि ओएनजीसी और एलआईसी वगैरह स्टेट में आती हैं। तो सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में बोला था कि हाँ ये सब स्टेट के अंदर इंक्लूड होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो जुडिशरी है हमारा वो स्टेट है कि नहीं है। तो रिज्जू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट का केस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लियरली बोला था कि जो जुडिशरी है वो डुअल कैरेक्टर की होती है, यानी कि वो अपने जब जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करती है तब वो स्टेट नहीं होती है, पर जब वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को डिस्चार्ज करती है तब वो स्टेट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो आपको याद रखने हैं। एक बात याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो केवल स्टेट के अगेंस्ट में ही आप क्लेम कर सकते हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्लेम नहीं किया सकते। और स्टेट कौन सी? जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आपको बताया गया है स्टेट, उसी के अगेंस्ट में आप फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट क्लेम होता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के नहीं। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा हो क्या है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कुछ कर ही नहीं सकते? नहीं, अदर लीगल रेमेडीज हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट की जब मैं बात करें वो स्टेट के अगेंस्ट में क्लेम की जाती है। आर्टिकल 13 की जो कि बात करता है लॉ की, लॉ क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक कर देती हूँ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरा हमारा हो जाएगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले लॉ आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉ आए थे उसके रिगार्डिंग बात करता है आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो कानून आ रहे हैं, जो आएंगे, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 13 बात करता है कि जो भी लॉ पहले बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, और वो अगर पार्ट 3 को किसी भी तरीके से वॉयलेट करते हैं तो वो जिस एक्सटेंट तक वॉयलेट कर रहे हैं उसको वॉइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जिस एक्सटेंट तक वो उस पार्ट 3 को वॉयलेट कर रहे हैं उसको वॉइड ठहरा दिया जाएगा। अब पोस्ट की बात करें, पोस्ट में क्लियरली बोला गया है कि जो भी पार्ट 3 को वॉयलेट करेगा, जो भी लॉ पार्ट 3 को वॉयलेट करेगा उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, उसको एब्रिज कर दिया जाएगा, उसको टेक अवे कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में 4 डॉक्ट्रिन्स बताई गई हैं। पहली डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ बेवियर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इन डॉक्ट्रिन्स के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में। अगर मैं ह्यूमन राइट्स की बात करूँ तो ह्यूमन राइट्स जो होता है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंतर्गत हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट, और एक और राइट होता है कॉन्जुगल राइट। आप इसको चाहे इंक्लूड कीजिए चाहे मत कीजिए। तो ह्यूमन राइट में 2 राइट आप मान सकते हैं, एक लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं और अदर देन फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, जो कुछ और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप के होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इन सब के बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी का, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो सर्टेन ग्राउंड्स हैं, वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इनको हम डिटेल में डिस्कस ज़रूर करेंगे, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का बेयर लैंग्वेज बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि फर्स्ट ये और दूसरा ये।
आर्टिकल 14 में एनी पर्सन बात करता है सिटीजन, नॉन सिटीजन और कंपनी की। याद रखिएगा ये सिटीजन, नॉन सिटीजन और कंपनी तीनों को, यहाँ पे जो मैंने ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है ये डिफरेंस नहीं किया है एक्चुअली में, बट एक काइंड का डिफरेंस भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ये मैंने ईजिली आपको समझ में आया दोनों के बीच में कैसा क्या चल रहा है तालमेल, तो इसीलिए मैंने इसको पूरा लिखा हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिश के ओरिजिन का, यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन का है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो मतलब बेसिस है वो है रूल ऑफ लॉ। ये कोनोट करता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन। ये टोटल एब्सेंस की बात कर रहा है, किसी भी टाइप के प्रिविलेजेस की, चाहे किसी पर्सन के फेवर में हो, टोटल एब्सेंस की बात कर रहा है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। देखिए यहाँ पे ना टोटली हर फॉर्म में ना इक्वालिटी की बात की गई है कि हर मतलब कानून की नज़र में हर इंसान एकदम इक्वल होगा, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। हर एक ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट में हर इंसान को उसी तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, उसी तरीके से वो पर्सन ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा। लास्ट है हमारा नो पर्सन इज अबव द लॉ। मैंने आपको बताई दिया कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट है इन कंपैरिजन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो थोड़ा पॉजिटिव कंसेप्ट है, इसको आप देख सकते हैं पॉजिटिव कंसेप्ट है, वेयर इज ये थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की ये कोनोट करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी कि जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे इक्वल सर्कमस्टांसेस में लोगों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा बात करता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ सिमिलरली सिचुएटेड। सिमिलर एप्लीकेशन होंगी एक ही लॉ की हर पर्सन के लिए, जो सिमिलरली सिचुएटेड उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लास्ट बोल रहा है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लाइक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ में एक इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, जो इलेक्शन केस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये इस पे बेस्ड है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, इसमें बहुत सारे केस हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 के ऊपर बेस्ड है। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और एयर हॉस्टेस होती है, वो वाला केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है। रूल ऑफ लॉ बेसिकली प्रोपाउंड किया था एवी डाइसी ने। एवी डाइसी जो है वो ब्रिटिश के जूरिस्ट हैं, उन्होंने इस रूल ऑफ लॉ को प्रोपाउंड किया था, वही इसी लॉ को लेके आए थे। रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत 3 एलिमेंट्स, 3 एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। इस चीज़ को भी इंडिया ने टोटली अपनाया है कि टोटल एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। बिना किसी ब्रीच ऑफ लॉ के किसी भी पर्सन को आप पनिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द सिटीजन, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई लो, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, चाहे किसी भी टाइप का हो, टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। यानी कि ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट में जिस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है एक अमीर इंसान का, वैसे ही गरीब इंसान का ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की नज़र में हर इंसान इक्वल होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप ऑफिशियल हैं, नॉन ऑफिशियल हैं, कोई मतलब नहीं रखता है। थर्ड बोलता है, ये जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पॉइंट को नहीं लिया गया है, क्योंकि ये पॉइंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा कंट्रास्ट जाता है। इसमें ये बोला गया है इस पॉइंट के अंतर्गत, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इसमें ये बोला गया है एवी डाइसी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ में जो कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, वही राइट्स को, इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है, वही इंडिविजुअल के राइट का सोर्स है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ लैंड कहा गया है, वही मेन सोर्स है सारे फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स का। रूल ऑफ लॉ जो है एम्बॉडीड अंडर आर्टिकल 14 एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को बनाया गया है ये कौन से केस लॉ में बनाया गया है। हर लॉ अपने साथ में कुछ एक्सेप्शंस लेके आता है, वैसे ही ये फंडामेंटल राइट में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन आर्टिकल 14 का है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 361, वो लोग टोटली इम्यून होते हैं। यहाँ पे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो इस सेंस में है कि इन लोगों पे आर्टिकल 14 है ना, वो लागू नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, देखो यार, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन लोग को इम्यूनिटी मिली गई। आप प्रेसिडेंट को डायरेक्टली ऐसे नहीं बुला सकते कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए कि आइए भाई आप भी मतलब ऐसे जवाब दीजिए। तो इसीलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर आर्टिकल 361 के अंतर्गत इम्यून है आर्टिकल 14 से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है आर्टिकल 360A के अंतर्गत नो, इसमें बात कर रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी पार्लियामेंट की या फिर किसी भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की किसी भी प्रोसीडिंग की ट्रू रिपोर्ट को अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, अगर ट्रू रिपोर्ट को, तो उसके खिलाफ कोर्ट की कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। नेक्स्ट बोलता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी अगर कहेगा, पार्लियामेंट में कोई भी वोट देगा 105 के अंतर्गत, उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। नेक्स्ट बात करता है कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के भी मेंबर लाइव। नेक्स्ट है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C जो है वो आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन है। बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसके रिगार्डिंग कि आर्टिकल 31C जब आता है तब आर्टिकल 14 है वो चला जाता है, ठीक है। इसके आने पे आर्टिकल 14 जो है वो चला जाता है। बेसिकली आर्टिकल 31C जो है वो बात करता है अगर स्टेट ने कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किया है क्लॉज B और क्लॉज C के अंतर्गत आर्टिकल 39 में, ठीक है। आर्टिकल 39 के क्लॉज B और C में अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ने लागू किया है तो उसको चैलेंज नहीं किया सकता इस ग्राउंड पे कि वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है। ये बोलता है आर्टिकल 31C। फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स भी इम्यून होते हैं किसी भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग से। UNO और उसकी एजेंसी के कोई भी पर्सन जो होते हैं उनको भी डिप्लोमेट इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ में हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी के आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।